नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू राइज क्लासेस पे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि छलपूर्वक उनकी मृत्यु करवा दी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठते हैं, जिनका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी से प्रश्न आए या ना आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से हर परीक्षाओं में प्रश्न आना ही आना है। तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बहुत सारे ऐसे उनके कार्य हैं जो कि सल्तनत काल में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे उनकी बाजार व्यवस्था या उनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में, या उनकी सैनिकों की भर्ती की व्यवस्था के बारे में। बहुत से ऐसे उनके कार्य हैं जिनके विषय में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि कड़ा मानिकपुर में जब ये अपने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी इनसे मिलते हैं और इनके इशारे पर, अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इनकी मृत्यु कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की। तब दोस्तों होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो यानी कि राज्याभिषेक है वह दिल्ली में हो, क्योंकि इन्हें भी अमीर वर्ग से डर लगता है कि हो सकता है कि जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के जो अमीर वर्ग हैं उनमें से कोई विद्रोह कर दे और हमें उस विद्रोह का सामना करना पड़े और हमारे हालात कुछ ख़राब हो जाएं। तो ये इस डर से अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाते हैं। इससे पहले 2-4 क्वेश्चन मैं आपको जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के विषय में बता दूं। दोस्तों, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सबसे वृद्ध होने के बाद सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का बस सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे, क्योंकि वह 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बने। तो आपको यह प्रश्न विशेष तौर पे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका शासनकाल क्या था। तो दोस्तों, इनका शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। दोस्तों, ये इनका शासनकाल था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। इनके 20 वर्ष के शासनकाल में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इनका बचपन का नाम, अगर आपसे बचपन का नाम पूछा जाए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, तो अली गुरशस्प। अली गुरशास्प इनके बचपन का नाम था दोस्तों। इनके बचपन का नाम दोस्तों अली गुरशास्प था। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य सल्तनत काल में किए हैं। जैसे देखा जाए कि जो अगर अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनका कोई मतलब वैसा स्वागत नहीं किया जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश से कोई भी व्यक्ति जब सुल्तान बनता है तो दिल्ली की सल्तनत यानी दिल्ली के जो जनता है, जो प्रजा है, वह उस प्रकार से इनको नहीं स्वीकारती है जिस प्रकार से इन्होंने इलवरी वंश के शासकों को स्वीकारा था। कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये खिलजी एक खलज नामक स्थान, अफ़गानिस्तान के जो खलज नामक स्थान से संबंधित हैं। जब उस स्थान से संबंधित है तो इनका खान पान, रहन सहन यानी जो रहने की व्यवस्था थी, खान पान की व्यवस्था थी, सब कुछ तुर्कों से भिन्न थी। कुछ हद तक मिलती थी, कुछ हद तक नहीं भी मिलती थी। तो इस कारण इनको तुर्क वर्ग के जो अमीर वर्ग थे, तुर्की अमीर थे, वे इनको स्वीकार नहीं करते थे। और जो वहाँ की जनता थी, यानी कि जनता थी जो दिल्ली सल्तनत की, वो भी इनको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती थी।
तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि खिलजी वंश ने ना जनता का, ना अमीर वर्ग का और ना उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा शासक, ऐसा कौन सा वंश है जिसने ना ही जनता का, ना जनता का, ना जनता का, ना उलेमा का, ना उलेमा का और ना ही ना जनता का, ना अमीर वर्ग का और ना जनता का, ना उलेमा का, ना अमीर वर्ग का, ना अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। समर्थन प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा वंश है जिसने ना ही जनता का, ना ही अमीरों का और ना ही उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त किया? तो खिलजी वंश एक ऐसा वंश है जिन्होंने ना ही जनता का, ना उलेमा का, ना अमीर वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और दोस्तों एक ख़ास बात और, जो कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आईएएस या आपकी नेट जैसी विशेष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ दोस्तों, AK अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर नहीं माना है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर नहीं माना, राजनीति से ऊपर नहीं माना। दोस्तों ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी धर्म को राजनीति से ऊपर नहीं माना है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भी इल्तुतमिश, बलबन व मोहम्मद बिन तुगलक की तरह खुले में न्याय करता था, यानी वह न्यायप्रिय शासक था और इन्होंने बहुत सारे न्यायप्रिय कार्य भी किए हैं। आइए दोस्तों इनके विषय में कुछ और जानेंगे। तो दोस्तों इनके विषय में हम अन्य तथ्यों को जानेंगे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो पद थे, यानी कि जो सैनिक पद थे या अधिकारी गण के पद थे, वो अपने जो पद थे वो योग्यता के आधार पर बांटे, ना कि बलबन या इल्तुतमिश की तरह, या इल्तुतमिश ने जैसे कि अपने तुर्क अमीरों को सारे के सारे उच्च पद दे दिए थे, या बलबन ने हालांकि उच्च पदों में जो योग्य व्यक्ति थे उनको बिठाया। और कहा भी जाता है ऐसा कि योग्य व्यक्तियों को सर्वप्रथम सल्तनत काल में कौन अपने शासन प्रशासन में शामिल करता है। तो अगर सर्वप्रथम की बात आए तो बलबन है। अन्यथा अगर आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश में किस शासक ने, अगर बलबन का नाम ना हो, अलाउद्दीन खिलजी का नाम हो, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ही टिक करना है, क्योंकि इन्होंने ही योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया। योग्यता के अनुसार पदों का वितरण। योग्यता के अनुसार पदों का वितरण किया दोस्तों इन्होंने। अमीर खुसरो, दोस्तों अमीर खुसरो जो कि समकालीन लेखक हैं इनके शासनकाल के, तो अमीर खुसरो ने एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है। अपनी पुस्तक खजाइन फुतू में। खजाइन उल फुतू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है
कौन सा स्टेटमेंट? इन्होंने खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को युग का सुल्तान, युग का सुल्तान, विश्व का विजेता, विश्व का विजेता व जनता का चरवाहा कहा है, व जनता का चरवाहा कहा है, व जनता का चरवाहा कहा है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतूह में अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को युग का सुल्तान, विश्व का विजेता व जनता का चरवाहा कहा है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि खजाइनुल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह है दोस्तों। इसी में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को युग का सुल्तान, विश्व का विजेता व जनता का चरवाहा कहा। दोस्तों विश्व का विजेता, आप सुन रहे हो कि विश्व का विजेता से क्या तात्पर्य है? विश्व का विजेता से तात्पर्य है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान हुए हैं बहुत ही ज़्यादा हुए हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मतलब इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गए थे ये कि इन्होंने विश्व को जीतने की ठान ली थी। दोस्तों होता क्या है, जब इन्होंने विश्व को जीतने की ठान ली थी तो इनके एक जो दोस्त हैं, यानी कि एक दोस्त हैं और कोतवाल हैं, दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क इनको, यानी वह इनके सलाहकार भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों जब इन्होंने विश्व को जीतने की बात कही तो इन्होंने इनको मना कर दिया, मतलब इनको इस बात से मतलब कहा कि अगर आपने अभी तक तो पूरे भारत को ही नहीं जीता है, अगर आपने अभी पूरे भारत को ही नहीं जीता है तो सोचिए कि एक सिकंदर जैसे एक विश्व विजेता जो कि पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, तो आप कैसे जीत सकते हैं, जबकि अभी आपने तो अपने भारत को ही पूरी तरीके से नहीं जीता है। भारत से तात्पर्य यानी कि उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत के कोई भी भाग, कोई भी स्थान को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं जीता था। हालांकि इन्होंने अभियान तो किए थे दक्षिण भारत के जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, लेकिन वहाँ सिर्फ लूटपाट करके ये वापस चले आए थे, धन संपत्ति लेकर वापस चले आए थे। तो इस प्रकार उनकी सुझाव से इन्होंने जो अपना जो रवैया था इनको अपना बदलना पड़ा। और एक बात इनके विषय में कही जाती थी कि इन्होंने एक नए धर्म को चलाने की सोच ली थी कि हमें भी एक पैगंबर की तरह नए धर्म को चलाना है। उस विषय में भी इनको अलाउल मुल्क से सुझाव मिला था, और जिसके बाद इन्होंने अपनी नए धर्म को चलाने की जो मंशा थी उसका भी त्याग किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा वह कोतवाल या कौन सा व्यक्ति था जिससे सलाह पाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विश्व जीतने का स्वप्न त्याग दिया व पैगंबर समान नए धर्म को प्रचलित करने का स्वप्न भी त्याग दिया। तो दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क का नाम आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने इनको सलाह दी थी। अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क दिल्ली के कोतवाल हैं दोस्तों ये। दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क द्वारा इनको सलाह दी गई थी, जिसके कारण इन्होंने अपने स्वप्न को त्याग दिया था, यानी कि विश्व विजेता के स्वप्न को त्याग दिया था। दोस्तों इनके सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इनको दी गई है, इनको मिली है। इन्होंने अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि प्राप्त है। इनके सिक्कों पर इन्हें सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि प्राप्त है। सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का मतलब दोस्तों सिकंदर के समान। सानी मतलब समान होता है, यह एक उर्दू शब्द है दोस्तों। सानी यानी समान। सिकंदर के समान इनको एक उपाधि दी गई थी। इन्होंने खुद की एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर सानी। कहाँ अब इस सिकंदर सानी का पता किस चीज़ से, इसका स्रोत क्या है दोस्तों इसका? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका स्रोत इनके सिक्के हैं। सिक्कों पर सिकंदर सानी की इनकी उपाधि अंकित थी, जिससे पता चलता है कि इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि
धारण कर रखी थी। इसके अलावा दोस्तों एक इनकी एक और उपाधि का नाम आता है, एक अन्य उपाधि। एक अन्य उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, यास्मीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन। दोस्तों यास्मीन उल खिलाफत नासिरुल मोमिनीन की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने धारण कर रखी थी। होता क्या है दोस्तों, जब इनको खिलाफत मिलती है, खिलाफत प्राप्त करते हैं ये बगदाद के खलीफा से, तब इन्होंने खिलाफत मिलने के बाद इन्होंने उस यास्मीन उल खिलाफत नासिरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की। इसके बाद दोस्तों एक संस्कृत जोधपुर का एक संस्कृत लेख है दोस्तों, जोधपुर संस्कृत लेख। जोधपुर का दोस्तों संस्कृत लेख है। इस लेख में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विषय में यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बन जाने के बाद पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। अलाउद्दीन खिलजी को जोधपुर में जो एक लेख है, यानी संस्कृत में आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर का लेख जो है वह किस सुल्तान से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर का जो लेख है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा गया है कि पृथ्वी अत्याचारों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई है, पृथ्वी अत्याचारों से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी है। अलाउद्दीन खिलजी के दैव तुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसामी और बरनी, इसामी व बरनी इसामी और बरनी ने दोनों ने इनको एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है। अगर आपसे पूछा था दोस्तों कि ऐसे कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसके विषय में इसामी और बरनी ने कहा है कि वह बहुत ही भाग्यशाली है, क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जब सुल्तान होते हैं तो वह नहीं चाहते हैं कि, यानी कि अपने भतीजे को नहीं चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी इस पद पर आसीन हो, क्योंकि वे अपने पुत्र को ही अगला सुल्तान बनाना चाहते थे। लेकिन हालांकि होता क्या है कि जब कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उनको बधाई देने जा रहे थे तो छलपूर्वक इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या करवा दी और ख़ुद सुल्तान बन बैठा। तो इसलिए इस कारण इसामी व बरनी ने इन दोनों ने इनको एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा, भाग्यशाली व्यक्ति कहा। भाग्यशाली व्यक्ति कहा। इसामी और बरनी ने भाग्यशाली व्यक्ति कहा दोस्तों। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे दोस्तों इनके। तो दोस्तों इन्होंने जब ये सुल्तान बनते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि, यानी कि जो अमीर वर्ग है इतना अमीर ना हो सके या इतना शक्तिशाली ना बन सके कि वह एक सुल्तान के समक्ष विद्रोह कर सके। तो दोस्तों जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, इन्होंने दिल्ली में मद्य निषेध किया। दिल्ली में मद्य निषेध। दोस्तों जब ये अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनते हैं तब इन्होंने
सबसे पहले दिल्ली में मद्य निषेध किया, सामाजिक अमीरों के सामाजिक मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी। इन्होंने अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, दिल्ली में मद्य निषेध किया और ख़ुद भी मद्य, जब ये सुल्तान नहीं थे तब शराब पिया करते थे दोस्तों, लेकिन जब इन्होंने सुल्तान बनने के बाद खुद भी शराब पीना छोड़ दिया और दिल्ली में भी शराब पर पाबंदी लगा दी, पूर्णतः बैन कर दिया गया दिल्ली में शराब को। अमीरों के जो मेल मिलाप होते थे, जिन मेल मिलाप होते थे उस पर भी पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि होता क्या था दोस्तों, जब अमीर वर्ग आपस में मिलते थे, सामाजिक समारोह होते थे, तो आपस में मिलने के बाद वह एक विद्रोह की आग को भड़का देते थे। यानी कि जब आपस में मिलने से ही सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह की शंका ज़्यादा भड़कती थी, इसलिए उन्होंने मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी, खुद भी शराब पीना त्याग दिया। अफीम पर पाबंदी लगा दी दोस्तों ने, अफीम पर पाबंदी लगा दी। अफीम पर पाबंदी लगा दी दोस्तों इन्होंने। इसके बाद दोस्तों इन्होंने दिल्ली में, यानी कि विजयों, और जो इनकी विजय थी, इन्होंने बहुत सारी विजय भी की हैं दोस्तों, जिनके विषय में हम कल की क्लास में जानेंगे। हालांकि इनकी विजयों और शत्रु को मित्र बनाने के कारण, यानी कि जो इतने संभाल कर, मतलब एक विजयों को, अपनी जो इन्होंने विजय की थी, जिन देशों पर, जिन राज्यों को इन्होंने विजित किया था, उन पर इन्होंने पूर्णतः इस प्रकार से अधिकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने जीतने के बाद अपने शत्रु को मित्र भी बना लिया। तो इस खासियत की वजह से इनकी तुलना अकबर से की जाती है। जो राज्य थे हिंदू राज्यों पर सिर्फ कर लिया, हिंदू राज्यों से सिर्फ कर लिया। सिर्फ कर लिया, उनकी स्थिति को बना रहने दिया, जबकि उनकी स्थिति को बना रहने दिया, जबकि उनकी स्थिति को बना रहने दिया। दोस्तों होता क्या था, जब ये विजय किया करते थे किसी राज्य पर, तब इन्होंने वहाँ किसी प्रकार से राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ वहाँ कर वसूलते हैं और किसी प्रकार के शासन में तब्दीली नहीं करते हैं। और दोस्तों इनकी तुलना फ्रांस के लुई 14वें व फ्रेडरिक से की जाती है। फ्रांस के लुई 14वें व फ्रेडरिक से इनकी तुलना की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के कारण, उनकी विजयों के कारण इनकी तुलना फ्रांस के लुई 14वें व फ्रेडरिक महान से की जाती है। आपको इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको NTA नेट और IAS की परीक्षाओं में, यानी UPSC की परीक्षाओं में आपसे हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस सल्तनत काल के किस शासन की तुलना फ्रांस के लुई 14वें व फ्रेडरिक महान से की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की तुलना फ्रांस के लुई 14वें व फ्रेडरिक महान से की जाती है। कुछ अन्य तथ्यों को हम और जानेंगे इनके विषय में। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी
के विषय में कहा जाता है, यानी कि बर्नी इनको अनपढ़ मानते हैं। तो दोस्तों ये एक अनपढ़ सुल्तान है, यानी कि निरक्षर सुल्तान है। दोनों यानी दिल्ली सल्तनत के जो ए यानी अलाउद्दीन खिलजी और मुग़ल सल्तनत के ए यानी अकबर, दोनों ही निरक्षर सुल्तान और निरक्षर बादशाह हैं, दोनों ही। इनके विषय में कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने कभी भी उल्मा वर्ग की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा सुल्तान है जिसने उल्मा वर्ग के बारे में ना सोचकर अपने ही जो मंशा है उसको ही प्रशासन में या शासन में ढाला, जबकि उल्मा वर्ग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। पहले हो जाएंगे, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दूसरे और मोहम्मद बिन तुगलक तीसरे। तो यूँ कहकर कि बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं सल्तनत काल में जिन्होंने उल्मा वर्ग की विशेष यानी उनके कार्यों में दखल देते हुए अपने ही कार्य को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति था जो योग्यता के आधार पर वितरण किया। इसके अलावा दोस्तों ये निरक्षर थे, इस विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बहुत सारे अभियान किए, जिसके विषय में हम कल की क्लास में जानेंगे। तो इनके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी तथ्य थे महत्वपूर्ण, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे और अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो दोस्तों आज का वीडियो जो कि आपको आशा करते हैं कि पसंद आया हो, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।